हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अज्ञान ऑफलाइन क्लासेज। मैं अनुराग सर। हम लोग आज रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में हम लोग जानते हैं हमारे दो प्रकार के कैलेंडर यहाँ पर होते हैं। एक हिंदी कैलेंडर जिसको हम पंचांग बोलते हैं, और दूसरा अंग्रेजी कैलेंडर जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। हमारा जो हिंदी कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित होता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है सूर्य पर आधारित है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को जीसस क्राइस्ट की जन्मदिन को मानते हुए ये कैलेंडर प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें हिंदी कैलेंडर नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ना है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित, यहाँ पर सूर्य पर आधारित है। और यहाँ पर ये पूरा कैलेंडर दो कॉन्सेप्टों पर निर्भर करता है, एक लीप वर्ष और एक विषम दिन यानी कि 8 डेज पर निर्भर करता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है लीप वर्ष और विषम दिन यानी कि 8 डेज पर निर्भर करता है पूरा कैलेंडर। दोस्तों, हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यहाँ पर दो प्रकार के वर्ष माने जाते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। यहाँ पर एक सामान्य वर्ष में यहाँ पर 365 दिन माने जाते हैं, और इसको महीनों में विभाजित किया गया है, जिसमें 12 महीने आपको बताए गए हैं। और इन 12 महीने में, इन 365 में 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है, और यहाँ पर एक लीप वर्ष में 366 दिन 12 महीने 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों, हमें अंग्रेजी कैलेंडर अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि हमारा सूर्य पर आधारित है, और ये कैलेंडर 1 जनवरी सन 1 को जीसस क्राइस्ट की जन्मदिन सोमवार को मानते हुए प्रारंभ किया गया है। और इस कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष माने गए हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। और एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। इन 365 दिनों को 12 महीनों में विभाजित किया गया है, जिसमें 52 सप्ताह एक विषम दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष में 366 दिन और 12 महीने, और जिसमें 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विषम दिन का मतलब ये है क्योंकि हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस 365 को 7 से भाग करिए तो 7 बचे 35, एक बचा हो गया 15, 7 दूनी 14, तो 52 सप्ताह हो गए। और यहाँ पर एक बचा हुआ है, वो एक विषम दिन है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम विषम दिन का आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इसके बाद हम लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो लीप वर्ष क्या होता है? जब हम किसी वर्ष को 4 से भाग करते हैं और उसका शेष रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं कि वो वर्ष लीप वर्ष है।
तो दोस्तों किसी वर्ष को जब हम 4 से भाग करते हैं और उसका रिमाइंडर, उसका शेष 0 प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि वह वर्ष हमारा लीप वर्ष है। इसी प्रकार से जब वर्ष के बाद हमारी शताब्दी आती है, शताब्दी को जब हम 400 से भाग करते हैं और हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष 0 प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि वो हमारी शताब्दी क्या है, लीप शताब्दी है। यहाँ पर दोस्तों एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे। अगर हम कह दें कि 1992 कैसा वर्ष है, कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, कैसा वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ष को 4 से भाग करके देखेंगे कि हमारा ये 4 से विभाजित है कि नहीं है। अगर विभाजित है तो लीप वर्ष होगा, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। तो दोस्तों 4 से विभाजन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। जब किसी संख्या को 4 से भाग किया जाता है तो उसके अंतिम 2 अंकों में भाग करके देख लिया जाता है। यानी कि हम 92 में 4 से भाग करके देखेंगे तो हमारा यहाँ पर शेष क्या प्राप्त होता है। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, हो जाएगा 12, 4 तेईस 12। आपका पूरा विभाजन हो गया है। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 बचा तो हम कह देंगे 1992 हमारा क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर हम आपसे कह दें 1900 कैसा वर्ष है, कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, आप कैसे जानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 1900 हमारी पूरी क्या हो गई, शताब्दी हो गई है। तो शताब्दी को आपको क्या करना है, 4 से नहीं भाग करना है, 400 से भाग करना है। और 400 से भाग करने पर यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है, आपका यहाँ पर 00 आपका कट गया, 4 चौक 16, यहाँ पर शेष 3 बचा। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं बचा है, इसका मतलब ये हमारा 1900 कैसा है, आपका एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर हम आपसे कहते हैं 2000 कैसा वर्ष है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2000 हमारा क्या है, एक शताब्दी है। और इस शताब्दी को हम 400 से भाग करेंगे, ये 0 कट गया, 4 पंचे 20, पूरा कट गया, यहाँ पर इसका से 0 आ गया है। इसलिए ये हमारी 2000 जो वर्ष होगा वो कैसा होगा, लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा। या हम कह सकते हैं जो आपके पास ये 20वीं ही शताब्दी है, ये हमारे पास क्या है, एक लीप शताब्दी है। यहाँ पर लीप वर्ष के लिए आपको 4 से भाग करना है, लीप शताब्दी के लिए आपको 400 से भाग करना है। अगर यहाँ पर दोनों का रिमाइंडर आपको 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास लीप वर्ष है या लीप शताब्दी। और प्रत्येक लीप वर्ष में आपके पास फरवरी में क्या होते हैं, 29 दिन होते हैं। और यही लीप शताब्दी में भी आपके पास फरवरी में 29 दिन होते हैं। बाकी के वर्षों में फरवरी हमारी कितने की होती है, 28 दिन की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ वर्षों के हम क्या निकालेंगे, लीप वर्ष निकालेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम वर्ष लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लीप वर्ष लिख रहे हैं। अगर हमारे पास कर दिया जाए एक वर्ष में
कितने आपके पास लीप ईयर होंगे? लीप ईयर होंगे 0। अगर हम कहते हैं हमारे पास 2 वर्ष है, यहाँ पर कितने लीप ईयर होंगे? 0। अगर हमारे पास 3 वर्ष है तो कितने यहाँ पर लीप वर्ष हुए? 0। अगर हमारे पास 4 वर्ष है तो यहाँ पर कितने लीप ईयर प्राप्त होंगे? दोस्तों आपको क्या करना है, इसको 4 से भाग करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 लीप ईयर प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर अगर हमने 5 लिख दिया है, 5 वर्ष हमारे पास है तो यहाँ पर कितने लीप ईयर मिले? 1। यहाँ पर मैंने 6 वर्ष लिख दिया, 6 वर्ष में हमारे पास कितने लीप ईयर मिले? 1, क्योंकि इसको 6 को हमने क्या किया? 4 से भाग किया, तो 4 × 4, तो हमारे पास 1 ही लीप ईयर मिला। फिर 7 वर्ष में हमारे पास 1 लीप वर्ष। फिर 8 वर्षों में हमारे पास कितने? 4 दूनी 8, हमारे पास 2 लीप ईयर प्राप्त हो गए। फिर 9 में आपके पास कितने हो जाएंगे? 2, 4 दूनी 8, 2 हो गए। फिर 10 में हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 लीप ईयर हो जाएंगे। फिर आपके पास इधर आ जाइए, इसी प्रकार से वर्ष को नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। इसके बाद 11 वर्षों में हमारे पास कितने लीप ईयर मिलेंगे? यहाँ पर 4 दूनी 8। फिर 12 वर्षों में कितने मिलेंगे? 3 लीप ईयर मिलेंगे। फिर 13 में कितना हो जाएगा? 3। 14 में कितना मिलेगा? 3। 15 में कितना मिलेगा? 3। 16 में कितना मिलेगा? 4 × 16। 16 वर्षों में हमारे पास 4 लीप ईयर होंगे। इसी प्रकार से 17 में कितने हो जाएंगे? 17 में भी 4 हो जाएंगे। 18 में भी कितने हो जाएंगे? 4। 19 में भी कितने हो जाएंगे? 4। और 20 में हमारे पास कितने लीप ईयर मिलेंगे? 4 × 5 20। तो दोस्तों यहाँ पर हम लीप ईयर कैसे निकाल लेते हैं? जो वर्ष यहाँ पर दिए गए उसको 4 से भाग करते हैं, जितने बार पूरा भाग जाता है वो हमारे लीप वर्ष हो जाते हैं। यहाँ पर आपने 20 तक निकाल लिया है। अगर यहाँ पर हम अब कहें 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष मिलेंगे, यहाँ पर कह दें 50 वर्षों में कितने लीप ईयर मिलेंगे, तो आप इसको 4 से भाग करें, जितना बार आपको पूरा जाता है वो लीप वर्ष हो जाएंगे उतने। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपके पास 4 से भाग करिए, 4 × 4, 4 दूनी 8, बढ़ चौक 48, यानी कि आपके पास 12 लीप ईयर, हमारे पास 50 वर्षों में 12 लीप ईयर मिलेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम कह दें 100 वर्षों में कितने लीप ईयर मिलेंगे? 100 वर्षों में कितने लीप ईयर मिलेंगे? 100 को आप 4 से भाग करेंगे, तो 100 को आपने 4 से भाग किया तो क्या हुआ? 4 दूनी 8, 4 × 20। क्या ये हमारे पास 25 लीप ईयर मिलेंगे? दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 25 लीप ईयर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब ये 100 क्या हो गई? शताब्दी हो गई, और ये 100 शताब्दी क्या है? 400 से विभाजित नहीं है। इस 100 को हम शताब्दी को 400 से विभाजित किया जाता है, और जब शताब्दी को 400 से विभाजित किया जाता है तो ये पूरा विभाजित नहीं होता है। 4 से विभाजन करने पर एक शेष बचता है, इसलिए ये 100वीं शताब्दी जो है ये हमारे पास लीप ईयर न होके ये हमारे पास नॉर्मल ईयर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 25 में आपके पास ये जो 100 वाली 100वां वर्ष है उसको एक घटा देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 100 वर्षों में कितना हो जाएंगे? 24 लीप ईयर होंगे। ये आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जाता है परीक्षा में 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो दोस्तों आप 4 से भाग करके मत कहिएगा कि 4 दूनी 8, 4 × 5 20। हमारे पास 25 लीप ईयर होंगे। 25 लीप ईयर नहीं होंगे, क्योंकि ये 100 हो गया, 100वां वर्ष हो गया, 100वां वर्ष हमारे पास क्या होगी? शताब्दी हो गई, और ये शताब्दी 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। इसलिए इस 100वें वर्ष को एक कम कर देंगे। 25 में एक मैंने कम कर दिया, तो हमने यहाँ पर कितना आ गया? 24। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं?
24 लीप ईयर होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो दोस्तों 100 वर्ष में 24 हैं, तो 100 के बाद अगले 100 आ गए, इसलिए यहाँ पर 24 क्या हो जाएगा, 48 लीप ईयर हो जाएंगे। या हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसको आप क्या करिए, 4 से भाग करिए, तो आपको क्या मिलेगा, 4 पंचे 20 मिलेगा। यहाँ पर 4 पंचे 20 हो गया, यानी कि और ये 0 हो गया, 50 हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 शताब्दियाँ हो गई, एक 100 और एक 200, तो ना 100 लीप ईयर है ना 100वीं शताब्दी, ना आपके पास 100वां वर्ष क्या है, लीप ईयर है, ना 200वां वर्ष आपका लीप ईयर है। इसलिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर 2 कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 48, यानी कि 200 वर्षों में हमारे पास 48 लीप ईयर होंगे। इसी प्रकार से आपसे जब 300 वर्षों में पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, 100 वर्षों में 24 होते हैं, तो 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 24 × 3 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 72 लीप ईयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से 400 में पूछा जाएगा आपसे, 400 में कितने लीप ईयर होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। फिर आपसे पूछा जाता है 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, आपको बताना है। तो 400 वर्षों में आपको कितने लीप ईयर होते हैं, 100 वर्षों में 24 होते हैं, तो 400 वर्षों में कितने हो गए, 4 से गुणा कर दो, ये आपका 96 हो गया। लेकिन ये 400वां वर्ष है, 400वां वर्ष को अगर हम 400 से भाग करें तो वो पूर्णतया विभाजित हो जाता है, इसलिए ये आपका 4 वर्ष वहाँ आपका क्या हो जाता है, आपका लीप वर्ष बन जाता है, इसलिए एक आपको जोड़ देना है। आपको क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 97 लीप ईयर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको एक बार पुनः समझ लीजिए, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, हम जानते हैं 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, 24, तो 400 वर्षों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 96 हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी हम देख रहे थे, ये हमारा जो 400वां वर्ष है वो क्या है, एक लीप वर्ष है, यानी कि ये आपके पास क्या हो गई, एक लीप शताब्दी हो गई, इसलिए यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, एक ऐड कर दिया गया है, तो 96 कितना हो गया, 97। अब आपसे पूछा जाएगा कि 400 वर्षों में आपके पास क्या हो जाएंगे, 97 लीप ईयर होंगे। अब आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा 500 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 500 वर्षों में कितने लीप ईयर बनते हैं। तो हम जानते हैं कि 400 में कितने लीप ईयर होते हैं, 97 होते हैं। इसको इस प्रकार से तोड़ दीजिए, 500 को पहले 400 + 100, यहाँ पर आपके पास 400 में कितने हो गए, 97 हो गए, + 100 में कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो कितने हो गए, 7 × 4 = 11, 9 × 2 = 11, 12, 121 लीप ईयर होंगे, 121 लीप ईयर होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 600 वर्षों में कितने होंगे, तो 600 वर्षों में हम आपको 600 को क्या लिखेंगे, 400 + 200, 400 में कितने होते हैं, 97 होते हैं, और 200 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 24 × 2 = 48, क्योंकि 100 वर्षों में क्या होते हैं, 24, 200 वर्षों में कितने हो गए, 48, तो 48 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 8 × 7 = 15 हो गया, और 9 × 4 = 13, 1 = 14 हो गया, 145 लीप ईयर यहाँ पर होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें, आपसे पूछें 800 वर्षों में कितना हो जाएगा, 800 वर्षों में हमारे पास कितने लीप ईयर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों 800 वर्षों में हम जानते हैं 400 वर्षों में क्या होते हैं, 97 लीप ईयर होते हैं। तो 800 को क्या करेंगे, 97 गुणित कितना हो जाएगा, 2, 2 × 7 = 14, 18, 1 = 19, कितने हो जाएंगे आपके पास, 120
94 लीप ईयर प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 1000 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 1000 में कितने लीप ईयर होंगे, तो हम जानते हैं 1000 में हम क्या करेंगे, हमको आपको पता है 800 में कितने निकले, 194 निकले, या 400 में कितने निकलते हैं, 97 निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, 1000 को लिख लीजिए आप 800 प्लस 200, 800 प्लस 200, 800 में कितने हो गए, 194 हो गए, प्लस 200, 100 वर्षों में कितने हो गए, 24, 200 वर्षों में कितने हुए, 48, 48 ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो गया, 8 4 12 हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया, 1 1 2 242 हो गया। तो 1000 वर्षों में कितना हो गया, 242 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम पूछें 1200 वर्षों में कितने हो गए, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1200 जो शताब्दी है 400 से पूर्णतः विभाजित है यहाँ पर, और 400 में कितने होते हैं, 97 होते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 97 गुणित 3, तो कितना हो जाएगा, 3 से 21, 3 9 27, 2 29, कितने हो जाएंगे, 291, 1200 हो गया। इसी प्रकार से आपको पूछा जाए, अगर 1600 में पूछा जाए, 1600 में कितने, 1600 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 1600 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको 400 में कितने होते हैं, 97, और इसको हमने 400 से भाग किया, कितने बार किया, 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 7 28 और 4 नहीं 36, 36 2 38, 388 हो गए। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा 2000 में मल्टीप्लाई करना है, 5 7 35, 15 45, 3 48, 485 लीप ईयर हो जाएंगे। अगर दोस्तों 1900 वर्षों में पूछा जाए, 1900 वर्षों में पूछा जाए कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कैसे बताओगे। हम जानते हैं कि हमारे पास 1900 को क्या लिखोगे, 1600 प्लस 300, 1600 में कितने हुए, 388 हुए लीप ईयर। 300 में कितने हुए, 100 वर्षों में 24 होते हैं, 300 वर्षों में 72 हो गए थे, तो कितना हो गया, 8 2 10 हो गया, 8 7 15, 1 16 हो गया, और 3 1 4 हो गया, 8 2 10 हो गया, 8 7 15, 1 16, और 3 1 4 460 लीप ईयर प्राप्त होंगे। इस प्रकार यहाँ से हम लीप वर्ष आपको निकाल लेते हैं। कोई कितने भी वर्ष दिए गए हैं आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 100 वर्षों में कितने हुए, 24, 400 में कितने हुए, 97। आपको इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। 100 में कितने, 24, और 97, 400 में कितने, 97। जो 400 के मल्टीपल पे आए उनको आपको क्या करना है, 97 इंटू जितने बार मल्टीपल हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से हम लीप वर्ष ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, विषम छांटिए। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर कौन विषम है, 1882, 1800, 1900, 1992। तो दोस्तों हम देख रहे हैं 1882 है वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। दोस्तों 4 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए अंतिम दो अंक आपके पास क्या होने चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। यहाँ से अगर हम 4 से भाग करें, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 बच गया, यानी कि ये हमारा कैसा है, नॉर्मल ईयर हो गया। 4 से विभाजित नहीं हुआ, नॉर्मल ईयर हो गया। 1800 क्या है, हमारे पास शताब्दी है, और इसको हमको क्या करना है, 400 से भाग करना है, जो कि 400 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो हमें 400 से भाग करेंगे जो कि पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है। 1900 भी हमारे पास शताब्दी है, इसको भी हम 400 से भाग कर रहे हैं। 400 से पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी हमारा पास नॉर्मल ईयर है। यहाँ पर ये हमारे पास वर्ष के रूप में दिया गया है, वर्ष के रूप में दिया गया है, तो अंतिम 2
अंक। 4 से भाग करके देख लो, तो यहाँ पर हम 4 से भाग कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा, हो गया 12, 4 ते 12। और ये आपके पास पूर्णतया विभाजित है, ये हमारा क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं 3 हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल ईयर थे, चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या था, लीप ईयर। विषम छांटना था, तो ये हमारा क्या हो गया, विषम हो गया, इनमें से भिन्न हो गया। आपसे विषम का मतलब है इनमें से भिन्न कौन है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लीप ईयर छांटिए। यहाँ पर 2001 दिया गया है, आपको वर्ष के रूप में लिखा हुआ है ये सन। इसको हमने 4 से भाग किया, 4 से भाग किया, तो ये आपके पास पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। 2002 में भी आपने 4 से भाग किया, पूर्णतया भाग नहीं हो रहा, तो नॉर्मल ईयर हो गया। 2003 में 4 से भाग किया, तो आपका भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी नॉर्मल ईयर हो गया। 2004 में हम देख रहे हैं कि अंतिम 2 अंक 4 है, इसमें 4 से भाग करेंगे तो पूर्णतया भाग चला जाएगा, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। ये हमारे पास लीप ईयर हो गया। आपको लीप ईयर छांटना था, तो पहला लीप ईयर मिल गया। फिर इसी प्रकार से 2005 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा। 2006 हमारा क्या हो जाएगा, ये भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा। 2007 क्या हो जाएगा, ये भी नॉर्मल ईयर हो जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा। और 2008 क्या है, हम देख रहे हैं इसके 08 यानी कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग चला जाता है, 4 से भाग चला जाता है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, लीप ईयर हो गया दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लीप वर्ष यहाँ पर प्राप्त हुए। दोस्तों एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम अगला ले रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा अगला एग्जाम्पल क्या है, पूछा जा रहा है 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। आपसे पूछा गया है 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। यहाँ पर हम कैसे लीप ईयर निकालते हैं, 10 को भाग कर दीजिए 4 से, तो जितने बार पूरा चला जाए तो 4 दूनी 8, तो आपके पास 2 लीप ईयर यहाँ पर होंगे। तो ये आपके पास आंसर हो गया। इसी में दोस्तों अगर हम आपसे पूछें अगला प्रश्न, 2003 से 2013 तक कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। ये आपके पास अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 2003 से 2013 तक आपसे पूछा जा रहा है कितने लीप ईयर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2003 से 2013 तक कितने आपके पास वर्ष मिलेंगे। यहाँ पर 2013 में अगर हम 2003 घटा दें तो आपके पास कितने मिलेंगे, 10 वर्ष मिलेंगे। यहाँ पर 2013 और 2003 के बीच हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 10 वर्ष मिले। यहाँ पर आपके पास 10 वर्ष के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास 4 दूनी 2 लीप ईयर मिलने चाहिए। लेकिन जब हम देख रहे हैं 2003 के बाद 2004 आपका लीप ईयर है, फिर 2004 के बाद 2008 हमारा लीप ईयर है, और 2008 के बाद 2012 हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कितने लीप ईयर मिले, 2 लीप ईयर नहीं मिले। कुल मिला के हमारे पास कितने लीप ईयर मिले, 3 लीप ईयर मिले। 3 लीप ईयर अर्थात हम कह सकते हैं 2003 और 2013 के मध्य कितने लीप ईयर मिलेंगे, 3 लीप ईयर प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है
10 वर्षों में आपके पास जो निकला था इनका अंतर, यहाँ पर आपको ये अंतर करके नहीं निकालना है, फिर आपको काउंट करना पड़ेगा। 2003 के बाद 2004, 2000 फिर 8, 2012, इस प्रकार से काउंट करके आपको निकालना पड़ेगा लीप ईयर कितने वहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर 2003 और 2013 के मध्य कितने लीप ईयर मिलेंगे दोस्तों? 3 लीप ईयर यहाँ पे प्राप्त होंगे, न कि यहाँ पर 2 लीप ईयर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे तो आपको 4 से भाग कर देना है, और जितने बार पूरा भागफल जाता है उतने लीप ईयर होते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा किन्हीं 2 वर्षों के मध्य पूछा जाएगा, किन्हीं 2 वर्षों के मध्य पूछा जाएगा कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। 2003 के बाद 2004 होता है, फिर 2004 के बाद 2008 होता है, फिर 2008 के बाद 2012 लीप ईयर होता है। इस प्रकार से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 हमारे पास कितने लीप ईयर मिलेंगे? 3 लीप ईयर यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था। इस प्रकार से आपको लीप ईयर से संबंधित यहाँ पे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, उनको कैसे करेंगे ये भी हमारा आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। इसके बाद हम इसमें भी और क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। अब हम इसके बाद यहाँ पर लीप ईयर के बाद यहाँ पर हम विषम दिन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। विषम दिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आइए देखते हैं विषम दिन का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हम विषम दिन का कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम दिनों की संख्या को 7 से भाग करें और जो शेष फल हमारा प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। दिनों की संख्या को 7 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। यही हमारे पास विषम दिन हो जाते हैं। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 के विभाजन में प्राप्त शेष फल को ही विषम दिन बोलते हैं। विषम दिन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिन लिख रहे हैं, यहाँ पर हम विषम दिन लिख रहे हैं। दोस्तों अगर हमने एक दिन लिखा, एक दिन में कितने विषम दिन होते हैं? इसको 7 से भाग करेंगे, इसको 7 से भाग किया, कितना शेष बचा? 1 बचा, 1 विषम दिन। फिर हमने आपको 2 दिन लिए, पूछा 2 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने 2 को 7 से भाग किया तो कितना शेष बचा? 2 विषम दिन हो गए। इसी प्रकार से 3 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने 3 को 7 से भाग किया, कितने विषम दिन? 3। फिर आपसे पूछा गया 4 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने 4 को 7 से भाग किया तो 4 विषम दिन। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया 6 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने 6 को 7 से भाग किया तो आपके पास कितना शेष बचा? 6 शेष बचा। आपसे पूछा गया कि 7 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने 7 को कितने से भाग किया? 7 से भाग किया। तो यहाँ पर 7 से पूरा भाग चला गया है, शेष कितना बचा? 0। यानी कि जब पूरा भाग चला जाता है तो शेष कितना बचता है? 0। कितने 0 दिन, कितने विषम दिन प्राप्त हुए? 0। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया 10 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो 10 में आपने 7 से भाग किया, तो 10 में जब आपने 7 से भाग किया तो कितना शेष बचा? 7 × 7, कितना शेष बचा? 3। तो आपके पास कितने दिन हो गए? 3 हो गए।
इसी प्रकार से आपसे पूछा गया कि 15 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो 15 को आपने कितने से भाग किया, 7 पे, 7 दूनी 14, कितना बचा 1। तो इसी प्रकार से आपका एक विषम दिन प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम दिन विषम दिन, इसी प्रकार से 15 दिन में आपसे हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 20 दिन में कितने विषम दिन, तो 20 को आपने 7 से भाग किया तो कितना हुआ, 7 दूनी 14, और कितना बचा से 6 विषम दिन। अब आपसे पूछा गया 21 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको 21 में 7 से भाग कर दीजिए। 7 त्रिक 21 पूरा कर दिया, इसलिए यहाँ पर विषम दिन कितना आ गया, 0। फिर आपसे पूछा गया कि 28 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने 28 को 7 से भाग किया तो 7 चौक 28 पूरा कर गया, इसलिए 0 विषम दिन। आपसे पूछा गया 29 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने 29 को 7 से भाग किया तो 7 चौक 28, 1 बचा 1 विषम दिन। फिर आपसे पूछा गया है 30 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने 7 से भाग किया, 7 चौक 28, कितने बचे 2 विषम दिन। फिर आपसे पूछा गया 31 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपके पास 7 चौक 28, 28 3 31, 3 आपका शेष बचा, इसलिए 3 विषम दिन हो गया। फिर आपसे पूछा गया 365 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने 365 को 7 से भाग कर दिया तो 7 बचे 35, कितना बचा 1 हो गया 15, 7 दूनी 14, 1 बचा, इसलिए 1 विषम दिन हो गया। तो ये आपका जो 365 हमारा क्या होता है, 365 दिन का एक हमारा वर्ष होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक आपका नॉर्मल ईयर, यानी कि एक नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 366 में पूछेगा 366 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो 366 को 7 से भाग कर दीजिए, तो आपका 366 से 7 से भाग कर दिया तो आपका कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। तो हमारा 366 आपका क्या होता है, 366 दिन होते हैं, वो एक लीप ईयर होता है। तो एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2। ये आपको ध्यान में रखना है। एक सामान्य वर्ष में आपका 1 विषम दिन और एक लीप ईयर में आपके पास 2 विषम दिन होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक सप्ताह में कितने विषम दिन, तो एक सप्ताह 7 दिनों का होता है, 0। आपके पास 10 सप्ताह पूछ दिए जाए, अगर वहाँ पे पूरा सप्ताह लिखा हुआ है 10 सप्ताह, तो सप्ताह क्या होता है, 7 के मल्टीपल से बनता है, इसलिए 7 से मल्टीपल करने पर यहाँ पर शेष क्या बचेंगे, 7 से भाग करने पर 0 बचेगा, इसलिए आपके पास 0 हो जाएगा। आपके पास पूछा जाएगा 50 सप्ताह, 50 सप्ताह में कितने विषम दिन, तब भी आपके पास 0, यानी कि कितने भी सप्ताह लिखा हुआ हो वहाँ पर आपके पास विषम दिन क्या होते हैं, 0 निकलते हैं। अगर आपके पास दिन दिए जाए तो आपको उसमें क्या करना है, 7 से भाग कर लेना है, आपको पता चल जाएगा जो जितना शेष बचेगा वही उतने ही विषम दिन वहाँ पर हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो जनवरी फरवरी के महीने होते हैं वहाँ पर कितने विषम दिन होते हैं। तो यहाँ पर मंथ, डेज और आठ डेज को ही हम क्या बोलते हैं, विषम दिन। दोस्तों यहाँ पर अगर हमारे पास जनवरी का महीना है तो जनवरी के महीने में हम जानते हैं कितने दिन होते हैं, 31।
तो अभी हमने देखा है 31 दिनों में कितने विषम दिन निकलते हैं, इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, कितना शेष बचा 3, यहाँ पर 3 विषम हो गए। जनवरी के बाद हमारे पास क्या आती है, फरवरी आती है। तो दोस्तों फरवरी हमारे पास यहाँ पर या तो 28 की होगी या तो 29 की होगी। जब हमारे पास 28 की फरवरी होगी तो 7 से भाग करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, तो उसमें आपका 0 विषम दिन। और जब 29 होगा तो आपके पास 1 विषम दिन, अभी हमने निकाला है। इसके बाद फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है। तो मार्च में क्या होता है दोस्तों, कितने दिन होते हैं, 31 वाला जितने महीने होते हैं उसमें आपके पास कितने निकलेंगे, 3 विषम दिन निकलेंगे। फिर आपके पास क्या आ गया, अप्रैल आ गया। अप्रैल में आपके पास कितने दिन होते हैं, 30 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, 2। अप्रैल के बाद कितना आ गया, मई में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 में कितने विषम दिन मिलेंगे, 3। मई के बाद आ गया कितना, जून में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 30 में कितने विषम दिन होते हैं, 2। जून के बाद आ गया जुलाई में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 31 में कितने, आपको कहने का मतलब है 30 दिनों महीनों वालों में 2 विषम दिन, 31 दिन वाले महीनों में आपके पास 3 विषम दिन, बाकी बची फरवरी में 28 की होगी तो 0 विषम दिन, और 29 की होगी तो आपका 1 विषम दिन। जुलाई के बाद हमारा क्या आ गया, अगस्त भी हमारा 31 को होता है इसलिए 3 विषम दिन। अगस्त के बाद आ गया हमारा सितंबर हमारा 30 दिन का होता है इसलिए यहाँ पर 2 विषम दिन। सितंबर के बाद हमारा आ गया अक्टूबर में हमारा पास 31 के दिन होते हैं अक्टूबर महीने में, इसलिए यहाँ पर 3 विषम दिन। अक्टूबर के बाद आ गया नवंबर में हमारे पास कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं इसलिए 2 विषम दिन। और नवंबर के बाद आ गया हमारा दिसंबर में हमारे पास 31 दिन होते हैं इसलिए यहाँ पर 3 विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों इसको कोई याद नहीं करना है, आपको जनरली समझना है विषम दिन किस प्रकार से निकाले जाते हैं। दिनों की संख्या को 7 से भाग करते हैं और जो शेष बचता है वही हमारे पास विषम दिन हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम और ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो सप्ताह के दिन होते हैं उनको विषम दिन के हिसाब से बांटा गया है। तो मंडे को आपको पहला 1 विषम दिन, और यहाँ पर ट्यूसडे को यानी मंगलवार को 2, और बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, और फ्राइडे को 5, और सैटरडे को 6, और संडे को 7, और 7 से जब हम भाग करेंगे तो 7 को भाग करने पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मंडे को आपको कौन सा कोड दिया गया, 1, ट्यूसडे को 2, और बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5, और शनिवार को 6, और रविवार को 7, और 7 को ही हम क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो पूरा विभाजित हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पर समझते हैं, आइए दोस्तों यहाँ पर अगर किसी दिन के बाद का दिन पूछ रहा है, यानी कि डे के बाद का दिन पूछ रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको कैसे निकालना है, यानी कि डे के बाद का आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किसी दिन के बाद का, डे का मतलब क्या हो गया यहाँ पर दिन, किसी दिन के बाद का आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो दोस्तों प्लस करने के लिए हम या क्या करेंगे, +6 या -1 करेंगे, या क्या करेंगे +5 -2,
+4 या -। इसी प्रकार से अगर आपके पास पूछा जाए दिन के पहले, तो आपको क्या करना है, घटाना है। और घटाने के लिए आपको -6 घटाओगे, -6 घटा दो या हम उसमें +1 जोड़ दें। इसी प्रकार से -5 कर दो या हम 2 उसमें जोड़ दें। इसी प्रकार से -4 कर दें या हम +3 उसमें ऐड कर दें। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं आज 27 जून 27 जून दिन शनिवार है। शनिवार है। यहाँ पर 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा आज से 6 दिन बाद 6 दिन बाद का दिन बताओ। या पूछा जाएगा आज से 6 दिन पहले का दिन बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको जरा समझने का प्रयास करिए। हम कहते हैं आज 27 दिन शनिवार है, 27 दिन शनिवार है। आज 27 जून है और दिन शनिवार है, 27 जून है और दिन कौन सा है, शनिवार है। तो आज से 6 दिन बाद का दिन कौन सा होगा और आज से 6 दिन पहले का दिन कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 दिन बाद पूछा गया है और इसमें 6 दिन पहले पूछा गया है। तो बाद के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और पहले के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया। बाद के लिए प्लस करेंगे और पहले के लिए यहाँ पर माइनस करेंगे। ये बाद लिखा, ये पहले के लिए माइनस करना है, बाद के लिए प्लस करना है। तो आपको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर शनिवार आपको दिया गया है। आज कौन सा दिन है, शनिवार। तो शनिवार का कोड क्या होता है, 6 होता है। अभी आपको बताया गया शनिवार का कोड होता है 6। और यहाँ पर 6 दिन बाद पूछा गया है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, 6 दिन जोड़ो। और आपको बताया गया है जब 6 दिन जोड़ना होता है तो 6 दिन जोड़ने का मतलब उसमें 1 घटा भी सकते हैं। चाहे तो 6 दिन जोड़ लो, चाहे 1 दिन घटा लो। तो हम क्या कर लेते हैं, इस शनिवार में इस 6 में से 1 घटा देंगे। तो 1 घटाने का मतलब यहाँ पर हम आपको प्लस करके दिखाते हैं, प्लस 6 या -1। लिखने का मतलब क्या है, इस शनिवार में आपको क्या करना है, +6 जोड़ो। तो +6 जोड़ने में आपको दिक्कत होगी। आपको क्या करना है, इस +6 करने की बजाय आप इसमें क्या कर देंगे, इस 6 में इस 1 को कम कर दीजिए, वो आपको आसान तरीका होगा। तो 6 में कम कर दिया, कितना बचा, 5 बचा। और 5वां दिन आपको क्या होता है, फ्राइडे होता है। तो फ्राइडे यानी कि आज से 6 दिन बाद, यानी 27 जून से 6 दिन बाद आपके पास क्या होगा, फ्राइडे होगा। दोस्तों यहाँ पर आज से 6 दिन पहले पूछा जा रहा है। तो आज हमारा क्या है, शनिवार है। और शनिवार को हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। तो 6 में आपको क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए आपको क्या बताए हैं, और 6 दिन पहले। तो 6 दिन पहले
यानी कि हम क्या घटाएं, -6 करें, तो -6 के साथ आपको क्या लिखा है, +1 लिखा है। यानी कि आपको इस 6 में आपको -6 करना है, वो काम ठीक है कि आप +1 कर लीजिए। तो आप यहाँ पर -6 मत करिए, आपको इसमें क्या करिए, 6 में हम इस 1 को जोड़ दें तो आपको आसान रहेगा। तो आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 कितना हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पर 7 में हमारा क्या हो जाएगा, 7वां दिन किसका होता है, रविवार का होता है, संडे को होता है। अर्थात हम कहेंगे आज से 6 दिन पहले हमारे पास क्या था, संडे था। तो दोस्तों इसको एक बार पुनः समझिए, यहाँ पर हम आपको क्या समझा रहे हैं। दोस्तों आज 27 जून दिन शनिवार है। यहाँ पर पूछा गया है 6 दिन बाद का दिन पूछा गया है। तो 6 दिन बाद के लिए हमको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आपको बताया गया है प्लस क्या करेंगे, अगर 6 का आएगा तो आपको +6, और +6 ना करो तो आप उसमें -1 करो। तो यहाँ पर 6 आपको जोड़ना, आगे ज़्यादा ले जाना है, आप माइनस कर दीजिए, 6 में कम कर दीजिए, 5 हो जाएगा, फ्राइडे हो गया। अगर दोस्तों 6 दिन ना पूछता, 5 दिन बाद पूछता, तो यहाँ पर हम क्या लिखते, 5 + 5 या -2। तो आपको 6 में -2 घटाना आसान है, तो आप 6 में -2 कर देते, 4 बचता, तो आपका बृहस्पतिवार हो जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर पूछा जा रहा प्रश्न आज से 6 दिन पहले का कौन सा दिन था, 6 दिन पहले के लिए आपको क्या करना है, घटाना है। आज शनिवार है, शनिवार के लिए 6 हो गया। माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 6 दिन पहले आपको -6 करो, और -6 करने से अच्छा है आप उसमें +1 कर लो। तो हमने ये -6 नहीं किया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो 6 में 1 जुड़ गया, ये आपका 7 हो गया, और 7 आपको क्या बताता है, संडे। यानी कि आज से 6 दिन बाद हमारा 27 जून से 6 दिन बाद, हम 6 दिन पहले हमारा क्या होगा, संडे रहा होगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझ लीजिए, ऐसे भी प्रश्न आपके पास आते हैं बहुत। तो अभी इस पर हम और सारे आपको क्वेश्चन करवाएंगे, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में इसी से संबंधित हमारा एक कॉन्सेप्ट बचता है सेम कैलेंडर का, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।